डियर स्टूडेंट्स, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असमपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो हमारी एक्सरसाइज 4 है सारणिक डिटरमिनेंट्स की 4.1 एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम 4.2 एक्सरसाइज की थ्योरी करेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज की थ्योरी में सारणिक की गुणधर्म है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सारणिक का पहला गुणधर्म है कि यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभ या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह सारणी का पहला गुणधर्म है। यदि किसी सारणी की सभी पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई सारणी ले रहे हैं, डेल 1 2 1 3 -4 1 5 1 7, ये कोई सारणी है, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है। तो इस सारणी की यदि हम पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी जो डेल 1 सारणी आएगी, जब हम इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो 1 2 1 3 -4 1 5 1 7, तो ये जो डेल 1 सारणी है, इसकी पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया तो इसका मान भी वही आएगा जो इस सारणी का है। तो पहला गुणधर्म हमारा ये कहता है कि सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसका मान निकाल सकते हैं। 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, विस्तार करके निकालते हैं। पहली पंक्ति के संगत हम विस्तार कर देंगे इसका। पहली पंक्ति के संगत ये अवयव ले रहे हैं, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में मौजूद है उसको छोड़ेंगे तो -4 1 1 7, फिर माइनस का 2, ये छूट जाएगा, 3 1 5 7 बचेगा, 3 1 5 7 और +1, इसको छोड़ देंगे तो 3 -4 5 1 बचेगा, 3 -4 5 1। तो विस्तार करने से ये मान आ गया पहली पंक्ति के संगत। हम इसका मान ज्ञात कर रहे हैं, ये हो जाएगा -28 और -1, -2 21 -5 हो जाएगा, +1 3 + 20 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ गया -29 -16 16 × 32 -32 और ये +23। तो ये माइनस का तो हो गया आपका 61 और प्लस का हो गया आपका 23। तो रिजल्ट क्या बच गया, माइनस का 8 38, माइनस का 38 रिजल्ट बच गया आपका। यानी इस सारणी का मान कितना है, 38। अब ये सारणी कैसे है, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से जो सारणी प्राप्त हुई है वो सारणी है। अब इसका भी मान निकालते हैं, कोई पहली पंक्ति के संग विस्तार करके, तो -4 1 1 7, -3 ये एलिमेंट लेंगे, इसको छोड़ेंगे तो 2 1 1 7 बचेगा और प्लस का 5, इसको छोड़ेंगे तो 2 -4 1 1। तो रिजल्ट हो गया आपका -28 -1 -3 14 -1
और +5 2 + 6, तो माइनस का 29 माइनस का 39 और ये हो गया आपका 6 6 पंजू 30। तो रिजल्ट हो गया आपका माइनस का 68 प्लस का 30, तो रिजल्ट कोई माइनस का 38 निकले। तो इस सारणी का मान भी माइनस का 38 आया, इसका मान भी माइनस का 38 आया। ये सारणी इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदलने से प्राप्त सारणी है। इसका मतलब डेल इज इक्वल टू डेल 1। यही हमारा मतलब भी यही कह रहा है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही हमारा मतलब कह रहा है। दूसरा मतलब देखेंगे, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बदल दिए जाएं तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी, सारणी के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कोई सारणी का डेल 1 2 3 -1 4 2 0 5 1, ये कोई सारणी है 3 गुना 3 क्रम की कोई सारणी का। यदि आप इसकी कोई भी दो पंक्ति, इसमें 3 पंक्तियां हैं, ये R1 पंक्ति कहलाती है, ये R2 पंक्ति कहलाती है, ये R3 पंक्ति कहलाती है, ये C1 कॉलम कहलाता है, ये C2 कॉलम कहलाता है, ये C3 कॉलम कहलाता है। यदि आप इसकी कोई भी दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, जैसे R1 इंटरचेंज, ये दोनों तरफ एरो का निशान, इसका मतलब हम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं। R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है। ये R1 पंक्ति, ये R2, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 4 2, यानी यहाँ पे R2 लिखी जाएगी, R1 1 2 3 और 0 5 1। तो कहीं भी हम कोई भी सारणी की दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं हम, लेकिन माइनस ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है तो माइनस का चिन्ह है। यानी इसका आप मान निकालेंगे, इसका मान, यदि सारणी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका मान सपोज दैट कि 30 आ रहा है तो इसका मान जो है वो माइनस का 30 है, यानी ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है और ये माइनस करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी दो पंक्तियों को भी आपस में बदल सकते हैं, कोई भी दो स्तंभ को भी आपस में बदल सकते हैं। यानी इस सारणी को आप ये भी लिख सकते हैं कि C1 इंटरचेंज C3। आप C1 और C3 कॉलम को भी आपस में बदल सकते हैं, तो बदलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। C1 C3 कॉलम जो है वो 3 2 1 है, C1 के स्थान पे आ जाएगा। दूसरा कॉलम ऐसे कैसे रहेगा और तीसरा कॉलम हो जाएगा C1 कॉलम, यानी +1 -1 0। लेकिन आपको माइनस लगाना पड़ेगा।
तो सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ को हम आपस में बदलते हैं तो सारणी की मान तो उतना ही रहेगा, जैसे 30 है तो 30 ही रहेगा, लेकिन -30 हो जाएगा। चेंज करने के बाद में इस सारणी का मान यदि आप ये माइनस हटा लेंगे, इस सारणी का मान यदि आप निकालेंगे, इसका मान यदि 30 है तो इसका मान -30 आएगा, तो माइनस का प्रभाव पड़ता है। तीसरा मुद्रा देखिए, याद रखिए कि सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा मुद्रा है, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, उस सारणी का मान शून्य होता है। क्या कह रहे हैं मतलब, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे कोई डेल सारणी है तो 2 1 2 5 1 5 4 7 और 2 1 2, ये सारणी। तो आप देख रहे हैं कि सारणी की R1 जो पंक्ति है वो और R3 जो पंक्ति है वो इक्वल है, R1 इक्वल टू R3। तो इस सारणी को आप बिना खोले और इसका मान आप 0 लिख सकते हैं। इस गुणधर्म क्या है, यदि इसका आप खोलेंगे, खोलकर भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो खोलेंगे तो भी इसका मान 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको खोल के दिखा देते हैं। पहली पंक्ति के समय तो हम विस्तार कर रहे हैं, 2 4 7 1 2 बच गए, फिर -1 5 7 2 2 बचेगा, 5 7 2 2 फिर +2, तो ये हो गया 5 4 1 2 1, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 8 - 7 -1 10 - 14 +2 5 - 8, तो ये 2 बच गया, 4 प्लस का 4 हो गया और यहाँ पे माइनस का 3, तो ये -6 हो गया, यानी 6 - 6 0 हो गया। यही आपको बताया था कि इसका मान 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी दो पंक्ति बराबर हैं। तो कोई भी दो पंक्ति, चाहे वो R1 R2 हो, चाहे वो R1 R3 हो, चाहे वो R2 R3, या कोई भी दो स्तंभ, जैसे और कोई सारणी का लेते हैं 5 1 7 5 1 7 4 - 1 9, ये कोई सारणी है। आप देख रहे हैं कि इसमें C1 और C2 कॉलम बराबर हैं, तो इसका मान भी 0 होगा। तो कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ यदि बराबर है सारणी के अंदर तो उसका मान 0 होता है। कई बार हमें कोमल लेकर भी बराबर बनाना पड़ता है। कई बार जैसे यहां तो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल कि R1 और R3 बराबर है, या आपको दिख रहे हैं C1 C3 बराबर है। कई बार जो होता है सारणी इस प्रकार से दे देते हैं कि 2 1 2 1 3 5 9 4 6 3 9। अब इसमें वैसे तो आपको कोई भी इक्वल नहीं दिख रहे, ये तीनों जो पंक्तियां है वो भी इक्वल नहीं है, स्तंभ भी इक्वल नहीं है, लेकिन कोई चीज कॉमन लेने से इक्वल दिख रहे हैं कि ये जो पंक्ति है सारणी के अंदर कॉमन का जो नियम होता है वो किसी भी पंक्ति में से हम कॉमन ले सकते हैं या किसी भी स्तंभ में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से भी हम 3 कॉमन ले लें इस पंक्ति में से, आखिरी पंक्ति में से,
तो क्या होगा, 3 कॉमन ले लिया, 2 1 3 5 9 4, 3 कॉमन लेने से 2 1 3 बच गया। अब देखो 3 कॉमन लेने के बाद में अब इक्वल नजर आ रहे हैं R1 और R3, इसलिए इस सारणी का मान होगा 3 गुणा इसका 0 हो गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे R1 और R3 जो पंक्ति है वो बराबर है और हमें गुणधर्म का मालूम है कि सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ इक्वल समान होते हैं तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करके या किसी चीज कोई भी पंक्ति या स्तंभ में से कोई चीज कॉमन लेकर और फिर इक्वल दिखानी पड़ती है, उसके बाद में उस सारणी का मान 0 आता है। तो ये हमारा तीसरा गुणधर्म, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। नेक्स्ट, गुणधर्म, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी के कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी की पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव, कोई भी पंक्ति हो या कोई भी स्तंभ, कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। एब्सोल्युटली, जैसे 5 1 4 0 0 0 9 1 3, ये कोई सारणी है, 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो R2 पंक्ति है, दूसरी जो पंक्ति है, इसके सभी अवयव 0 है, तो आप इसका मान 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। यदि इसका विस्तार करेंगे, आप विस्तार कर सकते हैं, सारणी का जो मान है वो विस्तार करके आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इसका विस्तार करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 1 7 2 -1 3 0 0 0, ये भी 3 गुणा 3 क्रम की सारणी है, इसका भी मान 0 ही होगा। विस्तार करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि C3 जो कॉलम है उसके सभी अवयव 0 है। तो ये हमारा गुणधर्म 4। गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणी, गुणधर्म नंबर 5, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति में हो या स्तंभ में दो संख्याओं का योग है, तो उस सारणी को दो सारणिक में विभाजित किया जा सकता है, यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ में
दो संख्याओं का योग है तो उस सारणिक को दो सारणिक में विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सारणिक दे रखी है हमें x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी 1 2 3 4 5 6 ये कोई सारणिक दे रखी है। 3 गुना 3 क्रम की सारणिक है। ये इसका पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति कह सकते हैं, दूसरी पंक्ति कह सकते हैं, तीसरी पंक्ति कह सकते हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि पहले स्तंभ के अंदर दो संख्याओं का योग है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। पहले स्तंभ में पूरे स्तंभ में तो इस सारणिक को आप दो, ये जो गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 5 के अकॉर्डिंग आप इसे दो सारणिक में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे x y z 1 2 3 4 5 6 एक सारणिक तो ये होगा प्लस a b c 1 2 3 4 5 6 एक सारणिक योग। दो संख्याओं का योग था पहले स्तंभ के अंदर, इसलिए हमने इसको दो सारणी के अंदर डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से यदि किसी पंक्ति के अंदर स्तंभ का योग आ रहा हो, जैसे योग x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी 1 2 3 4 5 6 सारणी इस टाइप से हो। अब इसमें पहली जो पंक्ति है इसके अंदर पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव में दो संख्याओं का योग आ रहा है, तो इस सारणी को दो अलग अलग सारणी में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, दो अलग अलग सारणी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। x y z 1 2 3 4 5 6 एक सारणी तो ये हो गई हमारी, प्लस a b c 1 2 3 4 5 6 एक सारणी योग। इस प्रकार से कोई भी पंक्ति है स्तंभ में दो संख्याओं का योग है तो उस सारणी को आप दो अलग अलग सारणी में डिवाइड कर सकते हैं। ये गुणधर्म नंबर 5 था। नेक्स्ट गुणधर्म है हमारा 6 नंबर। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को किसी अन्य सारणी की पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर से गुणा करके जोड़ने पर या घटाने पर सारणी का मान नहीं बदलता है। इंपोर्टेंट गुणधर्म है। यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को किसी अन्य सारणी की पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर से गुणा करके उसमें जोड़े या घटाएं तो सारणी का मान नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल ये है 2 a b c x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये कोई सारणी है। तो इस सारणी को जैसे आप इसमें ऑपरेशन प्रारंभिक जो संक्रियाएं हैं इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे, आपको यहां भी बता रहे हैं कि जैसे आप ये जो पंक्ति स्तंभ है C1 इस स्तंभ में जोड़ना चाहते हैं C2 स्तंभ और K से गुणा करके जोड़ना चाहते हैं तो संक्रिया होगी आपकी C1 के ऊपर। क्या संक्रिया है? C1 में जोड़ना चाहते हैं K इंटू C2, C2 को K से गुणा करके इसमें जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? डेल इज इक्वल टू K से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो A प्लस K x1 B प्लस K y1 और C प्लस K z1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ये बाकी जो दोनों स्तंभ ऐसे कैसे संक्रिया हमने किसके ऊपर लगाई है? C1 पे। और क्या संक्रिया लगाई है वो लिखी हमने। तो ये जो सारणी है इसका मान भी वही आएगा, इस सारणी का मान भी वही आएगा। तो यही कहा है कि यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभ को अन्य किसी सारणी
अन्य किसी पंक्ति या स्तंभ को अचर से गुणा करके जोड़ने पर सारणिक का मान नहीं बदलता है। अगला अनुक्रम है 7वां अनुक्रम। यदि किसी त्रिभुजाकार सारणिक का मान मुख्य विकिरण के अवयवों को आपस में गुणा करने के बराबर होता है। त्रिभुजाकार सारणी जैसे ये होती है, 2 गुना 2 क्रम की यदि को हम कोई त्रिभुजाकार सारणी लेंगे तो ए बी 0 से ये, तो इसका मान है इसके मुख्य जो विकिरण है इसके अवयवों को आपस में गुणा करने पर जो आएगा वही इसका मान आएगा। यदि हम इसको खोलेंगे तो भी इसका मान नहीं है। जैसे 3 गुना 3 क्रम की कोई त्रिभुजाकार सारणी है, ए बी सी 0 डी ई 0 0 एफ, ये है कोई त्रिभुजाकार सारणी 3 गुना 3 क्रम की। तो इसका जो मान आएगा यदि आप इसको खोल के भी ज्ञात करेंगे तो भी वही आएगा। क्या आएगा? इसके जो विकिरण है उनके अवयवों को आपस में गुणा कर दो, इसका मान आएगा एडीएफ। इसका मान क्या आएगा? एडीएफ। यदि इसको खोलेंगे तो भी इसका मान यही है। ये क्या है कि त्रिभुजाकार सारणी का मान मुख्य विकिरण के अवयवों को आपस में गुणा करें तो उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये थे हमारे सारणी के गुणधर्म। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। फॉर्मूला टू एक्सरसाइज का एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक सारणी दे रखी है, एक सारणी का दी हुई है। सारणी 49 1 6 39 7 4 और 10 2 1 का मान बिना विस्तार ज्ञात करेंगे। विस्तार करके तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं, आपको बता रखा है विस्तार करके। पहली पंक्ति के संगत खोल दो, दूसरी पंक्ति के संगत खोल दो, पहले स्तंभ के संगत खोल दो, दूसरे स्तंभ के संगत खोल दो, तीसरे स्तंभ के संगत खोल दो, विस्तार करके हम। लेकिन हमें बिना विस्तार बताना है। तो मान लिया कि ये जो सारणी है वो डेल इक्वल हो गया हमारा 4 9 49 1 6 39 7 4 10 2 1। अब देखिए मैं यहां पे संक्रिया लगा रहा हूं। यदि मैं इसको 8 से गुणा करूं और इसमें से घटाऊं तो C1 पे संक्रिया लगा रहा हूं। C1 माइनस 8 C3, 8 से C3 जो कुलम है उसको 8 से गुणा करके इसमें से घटा रहा हूं और ये संक्रिया हम लगा सकते हैं। इसमें सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पढ़ाया आपने कि सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ को किसी अन्य पंक्ति को किसी अचर से गुणा करके जोड़े या घटाएं तो सारणी के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये संक्रिया हम यहां पे लगा रहे हैं। तो डेल इक्वल टू, देखिए 49 है, 49 इसको 8 से गुणा करेंगे 48, ये 39 है, इसको 8 से गुणा करेंगे 32, ये 10 है, इसको 8 से गुणा करेंगे 8। ये पहले स्तंभ की स्तंभ पे आ गया। हमने पहले स्तंभ की ऊपरी संक्रिया लगाई। दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे रहेगा? 1 7 2 6 4 1। क्या रिजल्ट होगी? 1 ये हो गया 7, ये हो गया 2, 1 7 2 6 4 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे C1 कॉलम और C2 कॉलम बराबर आ रहे हैं। संक्रिया लगाने के बाद में आए हैं बराबर। और आपने पढ़ाया कि सारणी के कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं।
कि सारणी का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो स्तंभ बराबर हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, यदि सारणी, एक सारणी दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम की 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस का मान बिना विस्तार ज्ञात करें। बिना विस्तार के आपको ज्ञात करना है। तो मान लिया कि सारणी डेल इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। हम यहां पे संक्रिया लगा रहे हैं, b प्लस ए जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये c प्लस ए बी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये a प्लस बी सी जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो इन दोनों में संक्रिया लगा रहे हैं, यानी C2 कोलन पे संक्रिया लगा रहे हैं, C2 प्लस C3, C2 और C3 कोलन को जोड़ रहे हैं। तो डेल इज इक्वल टू 1 1 1, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। भाई इसमें इसको जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी। तीसरा स्तंभ ऐसे कैसे, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए ये जो स्तंभ है इसका दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ में जितने भी एलिमेंट है उसमें कॉमन आ रहा है। और सारणी के अंदर कॉमन लेने का ये नियम होता है कि सारणी में कॉमन आप किसी भी पंक्ति में से या किसी भी स्तंभ में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, ये 1 1 1, यहां से कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी 1 1 1, और तीसरा स्तंभ हो गया b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब हम देख रहे हैं कि इसके दो कॉलम बराबर हो गए, C1 और C2, और हम जानते हैं कि सारणी की कोई भी दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो डेल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये हमने कॉमन लिया था, इसका मान क्या हो गया, सारणी का मान 0 इंटू 0, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये जो सारणी का है इसका मान भी 0 आ गया, बिना विस्तार के इसका मान क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है कि सारणी दी हुई है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, m माइनस n माइनस p माइनस n, x माइनस y माइनस z माइनस x का मान बिना विस्तार ज्ञात करेगा। इसका मान भी आपको बिना विस्तार ज्ञात करना है। एक सारणी दे रखी है 3 गुणा 3 क्रम, तो सारणी को डेल मान लिया हमने, डेल इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, a माइनस बी माइनस सी माइनस सी, m माइनस n माइनस p माइनस n, x माइनस y माइनस z माइनस x। ये 3 गुणा 3 क्रम की कुछ सारणी का दी हुई है। अब हम इसमें संख्या लगा रहे हैं, तीनों को जोड़ के, यानी R1 पंक्ति पे संख्या लगा रहे हैं। यदि हम तीनों को जोड़ के R1 के स्थान पे लिखे तो R1 पे संख्या लगा रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ के ध्यान रखें। तो डेल इक्वल हो गया आपका a माइनस बी, इसमें जोड़ रहे हैं, प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए। पहली पंक्ति में जोड़ रहे हैं, तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिख रहे हैं पहली पंक्ति की जगह, फिर इसमें जोड़ेंगे तो m माइनस n प्लस n माइनस p प्लस p माइनस n, और इसमें जोड़ के लिखेंगे तो x माइनस y प्लस y माइनस z प्लस z माइनस x। ये दूसरी जो पंक्ति है ऐसे कैसे b माइनस सी,
n माइनस पी और y माइनस जेड। तीसरी पंक्ति में ऐसे कैसे, c माइनस ए, p माइनस एन, z माइनस एक्स। देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, m से m कैंसिल, p से p कैंसिल, n से n कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। क्या रिजल्ट हो गया, डेल इज इक्वल टू 0 0 0, b माइनस c, n माइनस p, y माइनस z, c माइनस a, p माइनस n, z माइनस x। ये रिजल्ट आपने गुणक्रम पढ़ाया कि यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे आपको पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो गए तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तो ये जो सारणी दी हुई थी इसका मान हमें बिना विस्तार के ज्ञात करना, तो इसके रिजल्ट आ गए 0। धन्यवाद।